हेलो नमस्कार, मैं आनंद आचार्य। आज ये जो वीडियो तैयार हो रहा है चाहे हुआ है वो वीडियो स्पेशली ज्योग्राफी क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज जो चल रहा उसको लेकर के व्याख्या को लेकर के बीइंग एज ए डायरेक्टर मेरी कोशिश मिशन 50 को लेकर कुछ बातों को बताने की है कि हमारे यहाँ विगत कुछ वर्षों से अगर देखा जाए खासकर स्थापना के बाद से तो रियल टेक काफ़ी बेहतर हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो मॉक होता है, मॉक यानी आप इंटरव्यू के रूप में ले सकते हैं, रिटन टेस्ट के रूप में हो सकते हैं या आप पीटी टेस्ट के रूप में हो सकते हैं। तो इसकी जो ये जो कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा, काफ़ी ज़्यादा हमने वैज्ञानिकता लाने का प्रयास किया है। और इस बार भी आप देखेंगे पीटी के प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी हिंदी दोनों को मिला के एक नेचुरलिटी बना के मैंने इसे देने का प्रयास किया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैंने रिकॉर्डेड वीडियो को तैयार किया ताकि परीक्षा के समय फिर से इसको हम ओपन कर सकेंगे और जो आप समझें नहीं समझें उन चीज़ों को भी आप वहाँ दोबारा देख सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि चूंकि ये रिकॉर्डेड है तो इस बार भी नेक्स्ट टाइम भी कभी भी आप देख सकते हैं। और वीडियो बनाने के क्रम में हमने जो संबंधित विशेषज्ञों का जो सहारा लिया, ये एक काबिल तारीफ पहलू इस रूप में कहा जा सकता है कि एक समान निर्देश था कि वीडियो इस रूप में तैयार किया जाए कि कई ज़्यादा फैक्ट जो है उसके साथ समाहित किया जा सके। तो खैर चलिए हम टॉपिक के साथ जुड़ना चाहेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ ध्यान में रखना, इसकी व्याख्या को लेकर मैं यहाँ चर्चा कर दूं कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी यानी साउदर्न लैटिट्यूड को मकर रेखा कहते हैं। तो भारत चूंकि उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर है तो यह जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 तो यहाँ नाम आ गया, इसके अलावा झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, के अलावा जो है त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से गुजरता है। और यहाँ पर सवाल है कि किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ देखिए उड़ीसा का ऑप्शन से, तो इन 8 राज्यों में उड़ीसा नहीं है, इसलिए यहाँ आंसर उड़ीसा होगा। चलिए व्याख्या हो गया नंबर 1 क्वेश्चन का। नंबर 2 क्वेश्चन है कि भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करें। तो ध्यान रखेंगे पूर्वी का मतलब अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी का मतलब गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश का जो देशांतरीय स्थिति लॉन्गिट्यूडनल जो सिचुएशन है 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, पूर्वी देशांतर है, जिसको हम लोग की बूथू शब्द दिया कि बूथू स्थान जो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी हिस्सा। उसी प्रकार अगर पश्चिम में आ जाएंगे तो 68.7 डिग्री ईस्ट देशांतर यानी कि पूर्वी देशांतर या ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है, जिसका नाम है गौर माता, गुहार माता, ये नाम कहा गया, ये जो गुजरात में है। तो भारत का पूर्वी और पश्चिमी छोर एक अरुणाचल प्रदेश का किबुथु अरुणाचल है और दूसरा जो है गुजरात का गौर माता। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात जो ऑप्शन दिया हुआ ये आंसर होगा। तीसरा सवाल जो है, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों से, नेपाल, भूटान और चीन। ये क्वेश्चन के आधार पर देखेंगे तो सिक्किम एक ऐसा ऑप्शन है कि सिक्किम में उत्तर में देखेंगे चीन, सिक्किम के पूरब में देखेंगे तो भूटान और सिक्किम के पश्चिम में देखेंगे तो नेपाल। ये 3 देशों से यह घिरा हुआ राज्य है, इसीलिए इसका आंसर होगा सिक्किम। और एक चीज़ यहाँ एक सवाल आता है कि भारत में सबसे अंत विलय जो हुआ, अंतिम विलय किस राज्य का हुआ। तो कई लोग मानते हैं गोवा को 1961 में, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा, गोवा आंसर नहीं हो करके आंसर 1961 में गोवा है, 1975 में सिक्किम है। इसे सबसे अंतिम राज्य का जो भारत में विलय हुआ, क्षेत्र का जो विलय हुआ, सिक्किम के रूप में माना जाता है। चौथा प्रश्न है कि कौन सा समूह पहाड़ों की चोटियों का सही क्रम को पूरब से पश्चिम की ओर। तो एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि भूगोल अगर आप पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी का सवालों का अगर बना रहे हैं तो नेचुरली कहीं ना कहीं मैप को लेकर के बैठना बहुत ज़रूरी होगा। अगर मैप को साथ बैठते हैं, वहाँ पर इस पॉइंट को इंगित करते हैं तो आप इसका आंसर को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है
कि इनमें से कंचनजंगा सिक्किम है, ये तो कॉमन सा चीज जानकारी होती है, लेकिन एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये तीन जो नाम है वो नेपाल है। तो दो लोग की जानकारी तो हो जा रही है कंचनजंगा और एवरेस्ट की, लेकिन यहाँ पर मुश्किल होता है कि अन्नपूर्णा और धौलागिरी की स्थिति क्या है। अगर एग्जैक्ट पर आए तो निश्चित तौर पर देखिए आंसर बी होगा, कंचनजंगा सिक्किम है। और इसके नेपाल को पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे, ईस्ट से वेस्ट की ओर चलेंगे तो सबसे पहले एवरेस्ट मिलेगा, उसके बाद अन्नपूर्णा मिलेगा, अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी मिलेगा। ये क्रम को याद कर लिया, ऐसे सवालों को याद ही करके किया जा सकता है, याद रखा जा सकता है। खैर, नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन है? तो ध्यान में रखना है कि अगर आयु के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोग कहते हैं प्री कैम्ब्रियन को 60 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है, और ये प्री कैम्ब्रियन 60 करोड़ से पहले। तो भारत में अरावली पर्वत ही सबसे प्राचीनतम है। यहाँ एक सवाल को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट के भी रूप में आता है, और दूसरा अवशिष्ट यानी रेसिडुअस के रूप में भी, और दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि अरावली जो है मुर्दार पर्वत भी है। एक नवीन मुर्दार हिमालय है, प्राचीन मुर्दार जो है अरावली है। लेकिन जब शब्द प्राचीन शब्द आ गया तो नेचुरली अगर मुर्दार और अवशिष्ट वर्ड दोनों है तो आंसर एग्जैक्ट दोनों होना चाहिए। लेकिन अगर किसी एक का चयन करना पड़े तो अवशिष्ट के रूप में, अवशिष्ट का मतलब ही बचा हुआ यानी पुराना, इसलिए इसकी एक विशेषता के रूप में हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये अवशिष्ट प्रकार का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है 6ठा क्वेश्चन को जैसे आंसर को देखेंगे, वो है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार करना है। और क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बनाएं। आंसर जो दिया हुआ है ए दिया हुआ है, जिसके अनुसार हो जाता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर। लेकिन खैर चलिए क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, व्याख्या हो सकती है, लेकिन ध्यान में रखना है कि अगर जम्मू कश्मीर से अगर उत्तर से अगर दक्षिण की ओर चलेंगे तो सबसे पहले काराकोरम मिलता है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी मिलता है, लद्दाख के साउथ में अगर आते हैं तो जास्कर मिलता है, और जास्कर के साउथ में जो आते हैं तो पीर पंजाल का जो श्रेणी जो भाग माना गया, पीर पंजाल के अगला हिस्सा जो है धौलाधर, यही धौलाधर रेंज पर शिमला अवस्थित है। तो इसीलिए शिमला जो धौलाधर जो है वो हिमाचल प्रदेश में, और बाकी तीन जो है ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में। तो आंसर अगर उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाए तो काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद धौलाधर। लेकिन इसमें आंसर जो दे दिया गया हम धौलाधर, इसके ऊपर जास्कर, जास्कर के ऊपर लद्दाख, लद्दाख के ऊपर काराकोरम। तो क्वेश्चन के नेचर को थोड़ा चेंज किया जाए, इसके आंसर हो सकते हैं। खैर चलिए 7वां क्वेश्चन के रूप में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन के बारे में जब आएंगे तो कोटेशन को जो समझने का कोशिश करें, आंसर तो ए होगा, लेकिन उससे पहले अन ऑप्शंस पर भी देख लें। अनारमुडी, लेकिन यहाँ शब्द है अनामुडी। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है, बिल्कुल सही है। और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पाई जाती है, जो नीलगिरी के दक्षिण में, ठीक है। इसी के आधार पर कहा था कि पश्चिमी घाट पर्वत, आप सबको पता है कि अगर हम भारत के तटीय क्षेत्रों में चले, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में चले तो खास करके सूरत के पास यानी ताप्ती नदी से लेकर केरल तक पहुँचे, कन्याकुमारी तक पहुँचे, तो पूरी श्रृंखला को हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, घाट का मतलब तट नहीं है, यहाँ पश्चिमी घाट एक प्रकार का माउंटेन या पर्वत है। और इसी पश्चिमी घाट को कुछ हिस्से में हम सह्याद्री कहते हैं, तो कुछ हिस्से में नीलगिरी कहते हैं, कुछ हिस्से में अन्नामलाई कहते हैं, पालिनी कहते हैं, पश्चिमी घाट का ही भाग है। तो पश्चिमी घाट का जो पर्वत है, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है अनामुडी है 2695 मीटर। दूसरी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा 2600 लगभग ये 2637 के आसपास है, यानी 2630 के आसपास मान सकते हैं। तो ये जो दक्षिण भारत में दोनों तमिलनाडु के पास ही है, तमिलनाडु केरल के पास ही है, तो नेचुरली जो ये होगा इसका आंसर जो है दक्षिण भारत में यह पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है और उत्तर भारत अपेक्षाकृत कम। तो पहला ऑप्शन जो है ना वो गलत है, और क्वेश्चन के अनुसार आंसर वही होगा, लेकिन मैं व्याख्या अदर का कर रहा हूँ। अनामुडी पश्चिमी या सर्वोच्च चोटी बिल्कुल सही है।
सतपुरा के दक्षिणी किनारे पर ताप्ती नदी स्थित है। देखिए सवाल है, और यहाँ पर इसके दक्षिण में एक सवाल और दे दिया गया। नर्मदा ताप्ती के घाटी को पुरानी दरार वाली घाटियाँ भी कही जाती है। यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस सतपुरा पर्वत की चर्चा हो रही है वो सतपुरा पर्वत ऑलरेडी एक भ्रंश सोत पर्वत का उदाहरण है, यानी ब्लॉक पर्वत को, जिसके उत्तर में नॉर्दर्न साइड में देखिए नर्मदा घाटी है और साउदर्न साइड में ताप्ती नदी, ताप्ती या तापी नदी है। तो इस तरह से क्वेश्चन को देख कर सकते। 4 ऑप्शन है जिसमें से एक गलत है, बाकी 3 सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन पर देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ सुमेलित के बारे में ध्यान रखना है। तो बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में। आप सबको पता है कि खासकर चीन के साथ जो व्यापार हो रहा था, तो सबसे प्राचीन जो दर्रा के रूप में जो चर्चा होती है वो तो सिपकिला के रूप में, नाथुला को बाद में खोला गया। सिपकिला जो हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी उसी से गुजरती है, और दूसरा नाथुला है जिसको कि 21वीं सदी पुनः खोला गया 62 में बंद हो जाने के बाद। तो इस तरह करके इसको आंसर के रूप में हम लोग कह सकते हैं। नाथुला सिक्किम है, सही है। पालघाट जो है केरल में है, ठीक है, पालघाट केरल में है। और भोर घाट जो है, भोर घाट का याद रखिएगा, पश्चिमी जो घाट जो पर्वत है इसमें 2 महत्वपूर्ण दर्रा आता है। एक दर्रा आता है थाल घाट, थाली से थाल घाट। तो थाल घाट जो है वो मुंबई टू नासिक या मध्य एशिया से जो आता है, थाल उत्तर में हिस्सा, और उसके दक्षिण में है भोर घाट। भोर घाट से मुंबई से लेकर के पुणे के जाते हैं, यानी कि थाल के नीचे ही भोर घाट है। और थाल से जैसे ही मुंबई से अगर थाल को पार करेंगे तो नासिक यानी कि नॉर्दर्न आप पे भारत में आ सकते हैं, ईस्टर्न भारत में, मिडिल भारत में आ सकते हैं। और अगर उसके नीचे अगर आते हैं, थाल के नीचे जो भोर घाट है, तो मुंबई से ये जाकर पुणे की ओर जा सकता है। इसलिए भोर घाट का जो आंसर होगा महाराष्ट्र है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश। तो आंसर यहाँ यही है। इसके अलावा देखेंगे 10 डिग्री चैनल अलग करता है। देखिए यहाँ चैनल का मतलब होता है जल डमरू मध्य, इसको ध्यान रखेंगे। स्ट्रेट यहाँ एक चैनल है, तो यानी कि एक ऐसा जलीय गलियारा जिसकी बनावट अगर डमरू के मध्य है तो उसको हम लोग अंग्रेजी में स्ट्रेट कहते हैं, हिंदी में जल डमरू मध्य। अगर लंबा है, संकरा लंबा है, तो उसको चैनल कहते हैं। ध्यान रखेंगे, 2 विशाल जलराशि को मिलाने वाला संकीर्ण जलीय गलियारा, ठीक है, संकीर्ण छोटा पतला जलीय गलियारा को हम लोग जल डमरू मध्य भी कहते हैं, जिसका अंग्रेजी नाम है स्ट्रेट, और चैनल भी कहते हैं। चैनल लंबा होगा लेकिन बनावट है, तो अगर वो डमरू के तरह होगा तो स्ट्रेट होगा, और अगर लंबा होगा तो वो हो जाएगा आपको लंबा अगर है तो नेचुरली वो चैनल के रूप में है। तो यहाँ 10 डिग्री चैनल, तो ये भारत के इस संदर्भ में बता दूं 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। अगर ये गौर कीजिएगा तो 8 डिग्री भी अक्षांश का द्योतक है, 9 डिग्री भी अक्षांश यानी लैटीट्यूड, 10 डिग्री भी अक्षांश का। तो 8 और 9 जो है वो अरब सागर में स्थित है। 8 और 9 जो है अरब सागर में, जबकि 10 जो है 10 डिग्री जो है ऑलरेडी वो अंडमान निकोबार के पास है। तो इसलिए ये कह सकते हैं अंडमान निकोबार के साथ ये जुड़ा हुआ है। यहाँ ध्यान में रखना है कि अंडमान ऊपरी हिस्सा में है, नीचे निकोबार है। लेकिन अगर चैनल से सटा हुआ को उत्तरी हिस्सा में चलेंगे तो हम लोग कहते हैं लघु अंडमान, और जस्ट नीचे अगर आते हैं तो ये होता है कार निकोबार। तो कार निकोबार और लघु अंडमान को अलग करता है। ये भी रीजनल स्तर पर देखा जा सकता है, माइक्रो स्तर पर देखा जा सकता है। अगर लॉन्ग के रूप में अगर चलते हैं तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। ध्यान रखेंगे श्रीहरिकोटा की इंपॉर्टेंस यही है कि इसरो का यहाँ प्रक्षेपण स्तर यहाँ स्थित है। सबसे पहले जो वो त्रिवेंद्रम में था, और दूसरा जो बना है ये श्रीहरिकोटा जो पुलिकट झील है। पुलिकट जो झील है, घोड़े के नाल के तरह बना पुलिकट झील जो है वो
नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, और दरअसल ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के मध्य एक सीमा है, प्राकृतिक सीमा। ये झील है, झील में एक छोटा सा टापू है, और वो छोटा सा टापू जो श्रीहरिकोटा है, उसी टापू जो है वो नेल्लोर जिला के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका प्रशासन भी है नेल्लोर जिला का, यानी आंध्र प्रदेश। कई बार अगर आता है कि किस राज्य का, किसी एक को चुनना पड़ेगा तो आंध्र प्रदेश चुनेंगे, लेकिन अगर ये सवाल आ जाए कि कहाँ पर है, तो निश्चित तौर पर दोनों के मध्य में एक सीमा के रूप में इसको माना जा सकता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पुलिकट का क्षेत्र विभाजित करता है, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित करता है इन राज्यों में। ध्यान रखेंगे, पुडुचेरी जो पहले पांडिचेरी के रूप में था, ये फ्रांसीसी बस्ती था। यह एक कहानी के रूप में याद करेंगे, जब देश आज़ादी, पहले चूंकि अंग्रेजों से हमने सत्ता लिया, बाद में हमने फ्रांसीसियों से मांगा और पुर्तगालियों से छीना, गोवा को पुर्तगालियों से छीना, ये फ्रांसीसी का था। तो 1954 के आसपास का था, 1954 के आसपास का था है कि 47 में देश आज़ाद हुआ, भारत सरकार का दबाव बढ़ा, और फ्रांसीसी लोग भी भारत को अपने क्षेत्र को छोड़ के जाने की कोशिश की है। तो इस क्षेत्र में 5 स्थान था। 5 स्थान में एक चंदन नगर था, जो चंदन पहाड़ी के रूप में जाना जाता है, कोलकाता के साथ विलय करे, उसका अस्तित्व को समाप्त किया। चूंकि छोटा था, घेराबंदी किया हुआ था, वो कलकत्ता के साथ चला। बाकी 4 जो है, 4 में देखेंगे कौन कौन है, तो एक जो होगा पुडुचेरी और दूसरा हो गया करिकल। तो पुडुचेरी करिकल जो है वो तमिलनाडु का छोटा छोटा हिस्सा में रह गया, ये तमिलनाडु हो गया। तीसरा है यनम, यनम जो है आंध्र प्रदेश में है, और जबकि चौथा जो है, चौथा यानी माहे जो है, माहे इसको मयक्कल स्थानीय भाषा में भी कहते हैं, ये केरल में है। तो इसलिए यहाँ आंसर के दृष्टि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। लेकिन ध्यान रखना ये 4 का ही है, 5वां अगर चंदन नगर दे देगा तो कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल भी शामिल होगा। लेकिन परंपरा से ही सवाल पूछे जाते हैं, इसी चीज़ों को आप लोग को भी समझना होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टानों में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें दिया क्रिस्टल और गैर क्रिस्टल दोनों प्रकार के होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। आग्नेय का मतलब अग्नि से निर्मित, ठीक है। तो रवा जो है, इसमें रवा भी या रवा नहीं भी प्राप्त होता है, इसलिए आंसर यह दोनों है। लेकिन यहाँ चट्टान के बारे में ध्यान रखना पड़ता है कि चट्टान जो कहते हैं वो जमा हुआ कठोर भाग को कहते हैं, और चट्टान का मौलिक चट्टान जो है, मूल जो चट्टान है वो आग्नेय होता है। क्योंकि तब तक पृथ्वी के ऊपरी लेयर का ठंडा होने से सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। तो आग्नेय चट्टान कहते हैं कि 2 टाइम हुआ। एक तो देखते हैं कि सबसे पहले जो पृथ्वी का निर्माण हुआ था, इसके ऊपरी परत पर जो हुआ वो इग्नियस रॉक है, वही आग्नेय चट्टान जो कहा था प्राइमरी रॉक के रूप में माना जाता है। इसके बाद दूसरा जो है, जहाँ जहाँ ज्वालामुखी का उद्गार होता है, वो लावा जो जमता है, उससे भी आग्नेय चट्टान को दहन करते हैं। जैसे भारत में इग्नियस रॉक की अगर चर्चा होगा तो दूसरा टाइप का ज़्यादा मिलेगा। वो जो टाइप जो है इग्नियस रॉक में, वो टाइप कहाँ है, तो वो टाइप ऑलरेडी जो मिलेगा वह जो है वह लावा के पठार क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में वो है। तो लेकिन वो नवीनतम आग्नेय के रूप में है। इसका अर्थ है भागीरथी अलकनंदा नदी किस स्थान पर आपस में मिलती है। ध्यान रखना है कि गंगा नदी के मिलने के पहले, गंगा नदी का जो मुलाकात होती है भागीरथी और अलकनंदा, यही दोनों जो आपस में नदी मिलती है, जो देव प्रयाग में, वहाँ से इसका नाम हो जाता है वो गंगा नदी के नाम से भागीरथी और अलकनंदा। लेकिन अलकनंदा कैसे चली, अलकनंदा के पहले पेन्नार भी आती है। तो पेन्नार नदी भी मिलती है जो कर्ण प्रयाग में, पेन्नार के बाद इसके बाद एक नदी मिलती है मंदाकिनी, अलकनंदा में जो रुद्र प्रयाग में मिलती है। और इसके ऊपर जो है खासकर कहा जाता है धौली गंगा और नीति गंगा। धौली गंगा यानी कि अगर हम गंगा नदी की उत्पत्ति को चले तो सबसे पहले उत्तरी हिस्सा पर चलेंगे तो एक धौली गंगा और नीति गंगा, ये 2 नदियाँ आपस में आती है, विष्णु प्रयाग पर मिल जाती है और मिल करके इसी का नाम हो जाता है अलकनंदा। जब अलकनंदा आगे प्रवाह करती है तो सबसे पहले कर्ण प्रयाग के पास पिंडार नदी आके मिलती है। उसके बाद वो आगे बढ़ते चली गई तो उसके बाद देखा जाता है कि बीच में
केदार धाम के पास से मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है, जो कि वो स्थान कहलाता है रुद्रप्रयाग। इसके बाद भी नाम अलकनंदा ही होता है। अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग में आकर के भगीरथी नदी मिलती है, और भगीरथी नदी ही वहाँ पर से फिर इसमें उसके गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अब आता है कि गंगा का मूल क्या है, किसको माना जाए, तो ध्यान रखेंगे गंगा में जो पानी है, अगर शुरुआती स्तर 2/3 पानी अलकनंदा नदी का है, लेकिन धार्मिक मान्यता जो है कि अलकनंदा का मूल जो है भगीरथी मुनि से माना गया। अब भगीरथी मुनि जो हम लोग कहते हैं गोमुख है, जो चर्चा होती है, उसी से ये इसको लाया गया है। तो इसलिए इसे हम लोग मूल रूप से भगीरथी नदी के हिसाब से एक दृष्टिकोण से ही माना जाता है। खैर, ये चलिए देवप्रयाग की चर्चा है।